हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना नेक्स्ट बैक्टीरिया करेंगे जिसमें हम रिकेटेसी ग्रुप और देखेंगे। रिकेटेसाई स्मॉल प्लियोमॉर्फिक ग्राम नेगेटिव कोकोबेलाई है। प्लियोमॉर्फिक यानी कि इसकी मल्टीपल शेप होती है। कोकोबेलाई मतलब स्पेरिकल भी मिलेगा और रॉड शेप भी मिलेगा। और ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स होते हैं। इस टर्म का मतलब समझते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। ये वो पैरासाइट्स हैं जो होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। होस्ट सेल के बाहर आते ही इनकी डेथ हो जाती है, तो इनका जो भी रिप्रोडक्शन होता है, जो पूरी साइकिल होती है, वो होस्ट सेल के अंदर चलती है। और दे आर ट्रांसमिटेड बाय आर्थ्रोपॉड्स सच एज लाइस, टिक, फ्लीज, माइट्स। यानी इन जो ये छोटे छोटे जानवर हैं, इनसे ही ये स्प्रेड होते हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन बाइनरी फिशन से होता है, तो इनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है। नॉन मोटाइल और नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। अच्छा, ये लाइट माइक्रोस्कोपी में विजिबल नहीं होते, यानी नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेंगे। ये स्टेनिंग या डार्क माइक्रोस्कोपी में ही दिखते हैं। इसमें 3 स्पेशल स्टेन्स यूज होते हैं, जैसे जिम्सा, गिमामेज, मैक्यावालो। तीनों याद नहीं हो रहे तो गिम्सा तो याद कर लीजिएगा, कि बहुत कॉमन है। और हिस्टोलॉजी में इस स्टेन को हमने डिटेल में पढ़ा है, तो उस प्लेलिस्ट में आप देख भी सकते हैं। मॉर्फोलॉजी और कल्टीवेशन देख लेते हैं। साइज इसका छोटा ही होता है, 0.3 टू 0.6 माइक्रोमीटर। प्लियोमॉर्फिक कोकोबेलाई है और इसमें ट्राइलेमिनार सेल वॉल होती है। ट्राइलेमिनार यानी कि नाम सजेस्ट कर रहा है 3 लेयर वाली, लेकिन 3 लेयर वाली कोई सेल वॉल होती नहीं है। इट इज अ टर्म, क्योंकि इसमें फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बननी होती है। यानी फॉस्फोलिपिड ऐसे बनी होती है, अलग अलग तरीके से जुड़ी हुई, कि वो ऐसा लगता है कि उसमें 2 लेयर हैं, इसलिए हम इसे ट्राइलेमिनार सेल वॉल कहते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है, ऊपर आपने पढ़ा था ये ऑब्लिगेट है, तो इसका मतलब ये कैन नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। इसको एम्ब्रियोनेटेड एग योक सेल की चाहिए, टिश्यू कल्चर चाहिए, माइस गिनी पिग्स चाहिए, वहीं ये ग्रो करेगा प्रॉपरली होस्ट के अंदर ही। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में इसमें एक तो ग्रुप स्पेसिफिक सॉल्युबल एंटीजन होता है, दूसरा स्पेसिफिक स्पेसिफिक एंटीजन होता है जिसको मेडिसिन कहते हैं, और थर्ड इसमें अल्कलाई स्टेबल पॉलीसेकेराइड होता है जो क्रॉस रिएक्ट करता है प्रोटियस ओएक्स स्ट्रेन से, जिसको हमने नाम दिया है व्हील फिलिक्स टेस्ट। यानी कि व्हील फिलिक टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिससे हम इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या है इनकी? ये ट्रांसमिट होते हैं आर्थ्रोपोड की बाइट से या फीसिस से। यानी टिक आपकी स्किन पे आ गया, उसने काट लिया, उसके दांत से आपकी बॉडी में ये इनका ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है। या पानी के सोर्स में इनकी ग्रोथ हो गई। इनका जो टारगेट होता है वो वेस्कुलर एंडोथेलियम होता है, कि बस उसे तोड़ दें हम। और उसकी वजह से 2 कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो वस्कुलाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन उस जगह का, या थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस यानी कि एक थ्रोम्बस बन के टुकड़ा फंस गया, ब्लॉकेज हो गई। क्लिनिकल जो हॉलमार्क मिलेगा आपको इसका, उसमें आपको फीवर भी मिलेगा, उसमें रैश भी मिलेगा, उसमें वेस्कुलाइटिस भी मिलेगा। आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन, और वेस्कुलर यानी वेस्कुलर रीजन, ब्लड वेसल्स, इन सब का। क्लासिफिकेशन क्या है रिकेटेशियल डिजीज का? असल में इतनी डिजीज क्रिएट करते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना पड़ेगा। हमने और बैक्टीरिया में नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला इसमें आ गया टाइफस फीवर ग्रुप। ये वो ग्रुप है जो टाइफस फीवर कॉज करता है। इसमें प्रोवाजेकी है, आर टाइफी है। ठीक है। तो एपिडेमिक टाइफस कौन करता है? आर प्रोपोजेकी। ये लूज बॉर्न होता है, इसमें हाई फीवर रहता है, रैश ट्रंक्स पे होते हैं, यानी लिम्स पे, हाथ पे, पैरों पे मिलेंगे। फेस पे नहीं मिलेगा, पाउंस पे नहीं मिलेगा, सोल्स पे नहीं मिलेगा, और ठीक हो जाता है। केवल 40% फर्टेलिटी का इसमें रेट है। सेकेंड है ब्रिल जिंसर डिजीज। ठीक है। इसमें लेटेंट रिक्रूडेंस होता है, माइल्डर होता है, बट इन्फेक्शियस फॉर लाइस। लेटेंट रिक्रूडिसेंस का मतलब क्या है? देखिए इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म गया और वो डॉर्मेंट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में जाके होस्टिंग में डॉर्मेंट हो गया। 1 महीने बाद सडनली उसने फीवर वीवर क्रिएट कर दिया, ट्रीटमेंट कुछ हुआ, फिर वो सबडी हो गया, फिर वो पड़ गया कि हाँ, मतलब उसने एक्टिंग करी कि मैं मर गया हूँ, फिर वो बॉडी में डॉर्मेंट हो गया। पेशेंट को लगा वो फिर ठीक हो गया है। फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो दोबारा आ गया। तो रिक्रू मतलब दोबारा बार बार उसका अपीयर होना एक पर्टिकुलर टाइम पे। फिर थर्ड है हमारा एंडेमिक टाइफस। ये आर टाइफी कॉज करता है, और ये जनरली रेड रिजर्वायर, फ्ली वेक्टर, ठीक है, माइल्ड डिजीज है। ये बेसिकली उन एरिया में होता है, जैसे हमारे अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस बहुत ख़राब है। खाने के कूड़े पर चूहे घूम रहे हैं, वही चूहे आके फिर खाने के स्टोर्स पे चले गए ना, तो वो उस टाइप का है। वहीं मेन इसमें रैट्स और टिक्स 2 ही
हैं जो इसको मेनली कर रहे हैं। फिर स्पॉटेड फीवर ग्रुप देख लेते हैं। इसमें रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर होता है जो आर रिकेटेसाई करता है। आर रिकेटेसाई टिक्स में प्रेजेंट होता है और ये पूरा एरिया है एक रॉकी माउंटेन ना यूएस में, वहीं पे ये ज़्यादा पाया जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो लोग हाइकिंग करने गए होते हैं उनको ये कहीं भी चिपक जाता है, काट लेता है, और काटते ही ये उनका खेल एकदम बिगाड़ देता है। उनके रिस्ट, एंकल्स, पाम सोल सब जगह रैशेज रैशेज हो जाएंगे और इतनी एलर्जिक रिएक्शन होगी कि पेशेंट परेशान हो जाएगा। ये तो इतनी कॉमन है, आप यूट्यूब पर डाल के देखेंगे डिस्कवरी चैनल पे तो ईजिली आपको दिख जाएगा। इसमें हाई मोर्टेलिटी होता है, ये यूएस के अंदर बहुत बड़ा कॉज है। फिर है इंडियन टिक टाइफस, आर कोनरी। इंडिया में तो आपको पता है जहर कुछ नहीं बिगाड़ पाया पब्लिक का, तो ये छोटा सा टिक क्या बिगाड़ेगा, तो अपने यहाँ तो ये ठीक हो जाता है। फिर रिकेटेशियल पॉक्स हो गया जो आर अकारी करता है, ये इसमें माइट वेक्टर होता है और ये माइल्ड वेसिकुलर इलनेस कराता है, यानी सर्कुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत दे देगा। कुछ और हैं, आर सेब्रिका, आर जपोनिका, ये केवल नाम के लिए हैं, अगर आपसे पूछे जाएं तो आपको पता रहे। फिर आ गया स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस ओरिएंटिया सुत्सुगामाशी, थोड़ा जापानीज नेम है, वो उनके ही एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, तो ये वहाँ है। इसमें वेक्टर जो है वो माइट लार्वा होता है, ठीक है। माइट लार्वा किसी भी खाने पीने की सोर्स में वहाँ चला गया तो उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें क्या है, जो रिजर्वॉयर है वो रोडेंट्स के साथ बर्ड भी हैं, तो हवा में उड़ते उड़ते बर्ड्स कहीं बैठ गई, उनके अंदर ये पहले ही पड़ा हुआ है, उससे ट्रांसमिशन इसका हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, बाइट की जो साइट होती है जहाँ पे ये काटेगा वहाँ पे फीवर और रैश मिल जाएगा, और इसमें भी ठीक ठाक मोर्टेलिटी है, यानी ये भी सीरियस डिजीज है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस देख लेते हैं। स्पेसिमेन आप क्या करेंगे, ब्लड, स्पीरम, रैश की बायोप्सी ले सकते हैं आप, लिम्स ले सकते हैं, टिक्स ले सकते हैं, यानी जो जानवर आपने पकड़ा है। आइसोलेशन इसको एनिमल इनोकुलेशन करना पड़ता है, चाहे गिनी पिग्स में करिए, चाहे माइस में करिए, या यूक सेल में करिए, चाहे सेल कल्चर में करिए, मतलब इसको लिविंग ही इन्वायरमेंट चाहिए। स्टेनिंग हमने देखा था, गिम्सा स्टेन ही कर लेंगे, एक स्टेन याद कर लीजिए। एंटी डिटेक्शन के लिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस हम यूज़ कर सकते हैं, पीसीआर यूज़ कर सकते हैं। सेरोलॉजी व्हील फिलिक्स टेस्ट एक स्पीशीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एलिसा भी आप ले सकते हैं। एलिसा तो देखिए इट इज़ ए मतलब पैथोलॉजी की अंदर आप देखें तो एलिसा ऐसा टेस्ट है जिसकी वो कैटेगरी है जिसमें मल्टीपल यूज़ है, मतलब इसके बिना लैब नहीं चल सकती। अदर जीन रिलेटेड देख लेते हैं इसमें। एक तो एरेली का देख होता है जो टिक बॉर्न होता है और डब्ल्यूबीसी को इन्फेक्ट करता है और साइटोप्लाज्म में मोरले कॉज कर लेता है। कोक्सीला बर्नेटी ये फीवर लाता है, लेकिन ये आर्थ्रोपोड बॉर्न नहीं होता, ये मिल्क से, वूल से इनहेलेशन आता है और निमोनिया, हेपेटाइटिस, एंडोकार्डिटिस कॉज करता है। एक और लास्ट स्पीशीज है बस, बार्टोनेला, जिसमें बेसिफॉलमिनस होता है जो कैरियंस डिजीज करता है, क्विंटाना जो ट्रेंच फीवर करता है और उसका वेक्टर लूज होता है, हेंसले जो क्रैच क्रैच डिजीज होता है और एंजियोमेटोसिस करता है एड्स में। देखिए माइक्रोबायोलॉजी आई नो इसीलिए बहुत लोग स्टूडेंट्स को पढ़ना पसंद नहीं होता, क्योंकि इसमें फैक्चुअल डेटा बहुत है, याद करने का बहुत है, लेकिन आप देखोगे ना, आप अगर माइक्रोबायोलॉजी के साथ आप पैथोलॉजी और हिस्टोलॉजी करोगे, या हिस्टोलॉजी तो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो जिन स्टूडेंट्स की हिस्टोलॉजी अच्छी होती है और जो पैथोलॉजी पढ़ लेंगे उनको माइक्रोबायोलॉजी में दिक्कत नहीं आएगी। तो सिंस ये आधे कोर्स पे है तो यहाँ मैं एक और गोल्डन ट्रिक दूंगा जो स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी से पहले पैथोलॉजी को पढ़ लीजिए, तो आपको माइक्रोबायोलॉजी अच्छी हो जाएगी, और अगर आप पे टाइम हो तो हिस्टोलॉजी की मेरी सीरीज भी देख लीजिएगा। कई स्टूडेंट सेकंड ईयर के होंगे तो उनको तो ये होगा हिस्टोलॉजी के पेपर दे दिए, लेकिन इससे आपके दोनों कॉन्सेप्ट ऐसे तैयार हो जाएंगे कि बीच में माइक्रोबायोलॉजी आपका फिक्स आ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा और रिटेंशन भी अच्छा आएगा। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ड्रग ऑफ चॉइस इसमें डॉक्सीसाइक्लिन होती है, यानी टेट्रासाइक्लिन। ऑल्टरनेटिव क्लोरोफेनिकॉल है, और क्रोनिक फीवर में हमको प्रोलॉन्ग टेट्रासाइक्लिन चलानी पड़ती है। ठीक है, कुछ हमारी ये समरी टेबल है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा फैक्चुअल डेटा तो बहुत लंबा जाएगी वीडियो। एग्जाम को कीज देख लेते हैं, मैं एक बार छोड़ देता हूँ, स्टूडेंट जिन्होंने नहीं देखी है वो स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम की कीज, रिकेटेसाई एक ऑब्लिगेट इंटरसेल्युलर पैरासाइट होता है और ये आर्थ्रोपोड बोन होता है। व्हील फिलिक्स टेस्ट बेसिक टेस्ट है जिसमें क्रॉस रिएक्शंस होती है एंटीजेंस की भी प्रोटियस ओएक्स ट्रेन्स। एपिडेमिक टाइफस वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है, उसको आर प्रोवोजाकी करता है और लूज इसका वेक्टर है। फिर होता है स्क्रब टाइफस,
ये ओरिएंटा सुसुमागाशी से होता है और एस्चर लीजन ही कॉज करता है। ठीक है। RMSF आपको ये ध्यान रखना है, रिकेटसाई रैश करेगा रिस्ट पे और एंकल्स पे, पाम्स पे और सोल्स पे नहीं करेगा। फिर क्यू फीवर, इसमें कोक्सीला नॉट आर्थ्रोपोड बॉर्न और ड्रग ऑफ चॉइस हमारी डॉक्सीसाइक्लिन है। एक स्पीशीज है बार्टोनेला हेंसे, ये कैट स्क्रैच डिजीज करता है और एंजियोमाटोसिस करता है। ठीक है। कैट स्क्रैच डिजीज कई जगह मैंने देखा था एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म हुआ, मिलते हैं